हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीडीपी की मैराथन क्लास को करने वाले हैं, जिस क्लास को आपको कब से इंतज़ार था। आज वो क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जितना भी सीटेट में आता है कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आपने इस क्लास को आराम से देख लिया, तब आप सीटेट में 30 आउट ऑफ 30 बिल्कुल स्कोर करके आएंगे। क्योंकि मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत लगाई है। इसको बनाने में 15 दिन लग गए मुझे बनाने में। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें सब कुछ ऑल अबाउट सब कुछ मैंने मेंशन किया है। इससे आप चेक करके देखना, जब पेपर हो कम से कम 25 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सब कुछ ऑल अबाउट इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये क्लास आपके लाइफ चेंजिंग हो सकती है, बिल्कुल आपके जीवन को बदल सकती है अगर आपने इसको कर लिया तो। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत मेहनत करके बनाइए, प्लीज़ आराम से देखिएगा। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसको प्रिंट करा के रख लें, अपने पास प्रिंट करा लें, जिससे कि आपको पीडीएफ को पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाए। जल्दी से जल्दी आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो प्रिंट करा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिएगा क्लास को। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। मेरा नाम संजय है, जैसा कि आप जानते हैं। हमारा चैनल का नाम है संजय एकेडमी। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी अभी तक ना किया है, और क्लास को शेयर सभी लोग कर दें। चलिए अब अपना फर्स्ट चैप्टर है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं, वृद्धि एवं विकास। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। अब देखिए विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, मतलब जीवन भर चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। जिसमें गुणात्मक परिवर्तन व परिमाणात्मक परिवर्तन, जिनको हम मात्रात्मक परिवर्तन भी कहते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं विकास में, गुणात्मक व मात्रात्मक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते। जो वृद्धि है, वृद्धि वृद्धि छोटी होती है, और जो विकास जो होता है वो बड़ा होता है। इधर के लिए ऐसा साइन लगा है कि जो विकास है वो बड़ा है, वृद्धि कैसी है, वृद्धि छोटी होती है। जो हमारी वृद्धि है वो हमारे शारीरिक वृद्धि से रिलेटेड होती है, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। जो मेच्योरिटी के बाद, एक निश्चित समय के बाद जो हमारे शरीर की वृद्धि है वो रुक जाती है, हमेशा नहीं होती रहती है। लेकिन जो हमारा विकास है वो बॉम्ब टू टूम चलता है, ठीक है, बॉम्ब टू टूम चलता है। मतलब जन्म से लेके जब तक हम मरते नहीं है तब तक हमारा विकास होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जैसे कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को काम करने का तरीका है। पहले आप उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे, अब आप उस काम को बहुत अच्छे प्रकार से करने लगे। तो आप में क्वालिटेटिव चेंज आ गया है। कार्य क्षमता है, पहले आपकी एबिलिटी थी, जो क्षमता थी वो आपकी 4 घंटे पढ़ने की थी, अब धीरे धीरे आपकी जो कार्य क्षमता है काम करने की वो 8 घंटे हो गई। तो आपने अपनी जो कार्य क्षमता है उसको इम्प्रूव कर लिया है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश हिंदी पर ध्यान मत देना, ठीक है। मोस्टली वर्ड इंग्लिश में लिखे हैं, हम बिल्कुल आपको बाइलिंगुअल करके पढ़ाते चलेंगे। अब हमारा है परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते, देखिए। गुणात्मक हो गए, परिमाणात्मक परिवर्तन क्वांटिटेटिव। अब इनको हम मीजर कर सकते हैं, जैसे आपकी हाइट कितने फीट है, वेट कितना है, 70 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, शेप कैसा है, जिसको हम मीजर कर सके उसको हम कहते हैं परिमाणात्मक परिवर्तन। द डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। जो विकास होता है वो एक ऑर्डर में होता है और एक सीक्वेंस में होता है, निश्चित क्रम में होता है, जिसकी आगे हम अभी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आएगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेलो कार्डन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सतत। सतत कहीं भी वर्ड मिल जाए, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार।
जो विकास हमारा होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, कभी भी ख़त्म नहीं होता है और हम विकास की किसी भी अवस्था में वापस नहीं जा सकते। जैसे अगर हम 20 साल के हो गए तो क्या हम कैसे भी प्रकार से 5 साल के हो सकते हैं? दोबारा नहीं हो सकते हैं। ऐसा आपने कोई देखा कि पहले बूढ़ा हो गया हो, बाद में जवान हुआ हो, उसके बाद बच्चा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल, इसमें रिवर्स नहीं होता है। विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष सभी में होता है, चाहे वो हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो। ये विकास के क्या है? पक्ष हैं। सब कुछ मेंशन किया है इस पीडीएफ में, सब कुछ है, बस आराम से पढ़ते रहिए। अब हम लोग देखते हैं विकास जो है, विकास के डोमेन्स कौन कौन से होते हैं। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी मानसिक विकास जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट PCSE। आप ऐसे निमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं, PCSE शॉर्ट फॉर्म में। कौन कौन सा हो गया? फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो या हमारा भावनात्मक विकास हो। PCSE, PCS परीक्षा है हमारी और ई और लगा दी आगे, PCSE ये हमारे विकास है, उसके डोमेन है, पक्ष है विकास के। देखिए कैसे आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखिए एक बच्चा है, ठीक है, इसका कोग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सभी आपस में कैसे हैं? गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो डोमेन होते हैं, जो विकास के सभी बच्चे होते हैं, ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या इसको इंटरवूविन भी कहते हैं, इंटरवूविन भी कहते हैं। इंटरवूविन का मतलब सन्निहित, एक दूसरे से गुथे हुए, जुड़े हुए। डेवलपमेंट के सभी बच्चे आपस में जुड़े हुए होते। कितने होते मेनली? PCS। ठीक है, जो हमारे एग्जाम होता है स्टेट PCS, तो PCS और ई और लगा दीजिए, इवेल्यूशन PCSE। इन्हें ही हम कहते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहले फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास क्या होता है हमारा? देखिए पहले इतना छोटा बच्चा ऐसे चल रहा था, बाद में धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, फिर धीरे धीरे चलने का प्रयास करने लगा, एक टाइम आता है फिर वो दौड़ने लगता है। ये धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। कौन सा विकास है ये भाई? ये हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे हाइट है, वेट है, साइज है और शेप चेंज होती जाती है। इट इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। अब है हमारा आगे गत्यात्मक विकास। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? जिसमें गतिक कौशल, जिसमें हम गति करते हैं, गति करना सीखते हैं। ठीक है, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, एक्चुअली ये फिजिकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। इसमें दो प्रकार से बांट दिया गया। गतिक कौशल मतलब गति करने वाला कौशल। दो प्रकार के गतिक कौशल होते हैं, एक तो ग्रास मोटर होते हैं, स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा होता है हमारा फाइन मोटर स्किल, जिसमें हम छोटी सूक्ष्म गतिक कौशल। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या 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 ये होते हैं। देखिए जैसे है हमारा है, तो मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार का हो गया। ग्रास मोटर डेवलपमेंट स्किल का हो या डेवलपमेंट का हो, फाइन मोटर स्किल या डेवलपमेंट। अब देखिए, अब पहले पढ़ लेते हैं ग्रास मोटर डेवलपमेंट के बारे में, स्किल के बारे में। स्थूल गतिक
कौशल, या ऐसे करके आ जाए स्थूल गतिक विकास। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचान रखनी, इसमें बड़ी मसल का हम यूज करते हैं, ठीक है, ग्रॉस बड़ी। आर्म चाहे वो हाथ की हमारी मसल्स हो या हमारे पैरों की मसल, तो देख लीजिए दौड़ रहा है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं केवल कि दौड़ना है, कूदना है, एक पैर पर खड़े होना। एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति एक पैर पर खड़ा है तो वो कौन से डेवलपमेंट में आएगा, ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा कि फाइन मोटर स्किल्स में आएगा, स्थूल गतिक कौशल में होगा कि सूक्ष्म गतिक कौशल। तो वो स्थूल गतिक, क्योंकि खड़ा किस पर होगा, पैर पर खड़ा है। तो ये कैसी मसल्स हैं, ये बड़ी बड़ी मसल्स हैं ये। तो ये दौड़ना किस में आ जाएगा, दौड़ना है, कूदना है, भागना, ये सब आ जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल्स, स्थूल गतिक कौशल। यहीं से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा क्या है, ग्रास तो ये हो गया स्थूल। दूसरा हमारा फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल। फाइन, फाइन में छोटा छोटा, स्पेसिक एंड कॉम्प्लेक्स, छोटी छोटी मसल। इसमें हम छोटी छोटी मसल का यूज करते हैं, जैसे आँखों की मांसपेशियां हैं, हाथ की मांसपेशियां हैं। ग्रॉस टू फाइन, इसमें हम क्या है, पहले बड़ी मसल का यूज करते हैं, बाद में छोटी मसल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके भी आते हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ठीक है, उंगलियों से हम फांस कर उठाते हैं। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, बिल्कुल सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं, फिर आप कहते हैं कि पेपर घुमा हुआ। पेपर थोड़ा हमको समझ के पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार एग्जाम्पल दे दिया कि काजल लगाना, बताइए सूक्ष्म गतिक कौशल है कि स्थूल गतिक कौशल है। तो काजल किससे लगाते हैं, अंगुलियों से लगाते हैं। अब अंगुलियां कैसी हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, देखिए अंगुलियां। तो जो काम हम अंगुलियों से करते हैं वो आता है सूक्ष्म गतिक कौशल में। काजल लगाना, राइटिंग, राइटिंग बहुत पूछा जाता है, राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, जो भी काम हम अंगुलियों से करते हैं, चाहे वो हाथ की अंगुलियां, चाहे वो पैरों की अंगुलियां हैं। क्वेश्चन आ गया सीटेट में अगर कि एक व्यक्ति जो अपने पैरों की अंगुलियों को रेत में घुमा रहा है, तो बताइए किसका उदाहरण होगा, फाइन मोटर स्किल का कि ग्रॉस मोटर स्किल का। तब ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा। ये पेंटिंग कर रही है बैठी लड़की। चलिए अब हम बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। अभी हमने PCS के बारे में पढ़ा था, तो हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ लिया, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिजिकल डेवलपमेंट में ही एक भाग कौन था, मोटर डेवलपमेंट, गतिक कौशल। सेकेंड है हमारा, सेकेंड क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ये माइंड से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान, संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। कहीं पर संज्ञानात्मक विकास मिल जाए तो समझ लेना कि बात जो है दिमाग की हो रही है। तो दिमाग से हम क्या क्या करते हैं, सोचना है, तर्क करना है, कल्पना है, मेमोरी है, भाषा विकास, ये सब कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है, माइंड में होता है। इसको ही हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो हमारा ब्रेन होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। जो लेफ्ट वाला ब्रेन होता है, इस जो मतलब लेफ्ट वाला है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉजिकल, इसमें लॉजिकल चीज़ें हैं, तार्किक है, लॉजिकल है, सीक्वेंशियल है, रेशनल है, मतलब मैथमेटिकल। जितने हमारा जो इंजीनियर्स होते हैं, जो भी लोग लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, मैथ पढ़ते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा होती है। एनालिटिकल है, ऑब्जेक्टिविटी है, लुक्स एट पार्ट, किसी भी चीज़ को टुकड़ों में देखते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं, लेफ्ट वाला ब्रेन हमारा जो है। दूसरी तरफ हमारा राइट ब्रेन होता है, जो क्या करता है, देखिए जो हमारा राइट ब्रेन है वो रैंडम है, किसी चीज़ को इंट्यूटिव है, जन्मजात, होलिस्टिक है, सिंथेसाइजिंग है, सब्जेक्टिविटी, लुक्स एट होल्स, किसी भी चीज़ को पूरे
के रूप में देखता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा माइंड हो जाता है, जो लॉजिकल होता है, एल फॉर लॉजिकल, एल फॉर लैंग्वेज। ये देखिए, ये लिखा है मैथ साइंस वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से आती है, हमारी लेफ्ट ब्रेन में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब इसी प्रकार से एक है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। अब जो हमारा सामाजिक विकास है उसी से संबंधित है हमारा नैतिक विकास, जिसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। भाई समाज क्या है, हम समाज में रहना सीखते हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों का सम्मान करना है, किस तरह से उन लोगों को आदर सत्कार करना है, समाज के हमारे नियम कानून कायदे क्या हैं क्या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये हम कहाँ से सीखते हैं, अपने घर परिवार स्कूल सभी से जगह सीखते हैं। इसको ही हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। देखिए लिखा है, इंग्लिश देख कर डरना मत, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, आप समझने पर ध्यान दीजिए कि सोशल डेवलपमेंट होता है क्या। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग, इंस्टिलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड बेस ऑफ बिहेवियर। सोशली अप्रूव्ड बेस का मतलब किस प्रकार से हम व्यवहार करें सोसाइटी में, नॉन एज सोशलाइजेशन, इसे ही सामाजिकरण कहते हैं। यही तो सामाजिकरण है कि समाज में किस प्रकार से रहना है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। जो सामाजिकरण है जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, बॉम्ब टू टूम तक चलता है। यही हम कहते हैं सामाजिक विकास। देखिए जो मैं आपको एक बता दूं, जो TOM है बी कब्र, ये इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो टूम है, टोम्ब नहीं है। मैं भी अभी तक टूम्ब ही टूम्ब इसको बोलता है, टूम्ब नहीं, इसमें बी जो है साइलेंट है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है टूम, बॉम्ब टू टूम। चलिए अब आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सेकेंड है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, रैथस के अनुसार संवेग अर्थात भावना जो हमारे अंदर रंग भरती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशंस नहीं है तो वो व्यक्ति देखने में तो इंसान है, एक्चुअली वो इंसान है ही नहीं। इमोशंस कलर आवर लाइफ, जिंदगी में जो इमोशंस होती हैं वही हमें जीवन होने का उदाहरण देती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। जो अपनी इमोशंस हैं उनको जानिए, ठीक है, अपनी इमोशंस को जानिए और उनको कंट्रोल कीजिए, इसे कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आगे टॉपिक भी है, ठीक है, आगे टॉपिक लगा हुआ है उसमें वहाँ भी पढ़ाएंगे। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, वो एक दूसरे इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए होते, जुड़े हुए होते हैं, इंटरवूविन होते हैं, और इन दोनों में बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है। मतलब इमोशंस कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन इमोशंस को प्रभावित करता है। यही हो गया बाई डायरेक्शनल रिलेशन, दिशात्मक संबंध। देखिए जी, बच्चे हंस रहे हैं बैठे, ठीक है, हंसना है, रोना है, प्यार है, मोहब्बत है, ये सब क्या है, हमारी भावनाएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में। ये सबसे बड़ा चैप्टर फर्स्ट है ही है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं वृद्धि एवं विकास से। अब वृद्धि के बारे में जान लीजिए, वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है। परिपक्वता जो हमारी मेच्योरिटी है वो भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात डोमेन है। कौन, मेच्योरिटी। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, परिपक्वता मेच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो परिपक्वता है हमारी वो किससे प्रभावित होती है, वो वातावरण द्वारा प्रभावित होती है या हमारी आनुवांशिकता द्वारा प्रभावित होती है। तो जो हमारी जो परिपक्वता है अंगों में आती है,
तो वो हमारी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है पूरी तरह से, ना कि वातावरण के द्वारा। ध्यान रखिएगा। वृद्धि, वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था। आगे अभी अंतर भी पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में। जो मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सब कैसे हैं? मात्रात्मक परिवर्तन किस में आते हैं? ग्रोथ में आते हैं। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? वही बात है, मोटा, पतला, लंबा, आकार में वृद्धि। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। अब क्वांटिटेटिव का अर्थ क्या होता है? अगर कहीं लिखा है कि मात्रात्मक का अर्थ है जिसकी हम गणना कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। विकास में हम सभी हिस्सों को लेकिन विकास के सभी चीज़ों को माप नहीं सकते हैं। अब आपका कितना मानसिक डेवलपमेंट हो गया या कितना आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, हम इस चीज़ को, कोई भी ऐसी मशीन अभी तक नहीं बनी जिसकी सहायता से आराम से माप लें। ठीक है, आगे चलते हैं। वृद्धि, वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है और जो है बूम टू टूम चलता है। विकास कैसा चलता है हमारा? बूम टू टूम चलता है, चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि, एक यूनिट जो हमारी वृद्धि होती है, जैसे किलोग्राम में हमने वेट माप लिया, इंच में हमने लंबाई माप ली, सेंटीमीटर है, तो इसको, इसकी एक निश्चित यूनिट होती है वृद्धि की, आदि के तहत मापा जाता है। जबकि विकास के पहलू को नहीं, हम विकास को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके केवल हम ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं। विकास का केवल आकलन, असेसमेंट ही किया जा सकता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि चेस खेलना, बताइए, खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना किसका हिस्सा है? वृद्धि का हिस्सा है। भाई लंबाई बढ़ रही है, सबको दिखाई दे रही है कि पहले तुम 5 फुट के थे, अब तुम 5.5 फुट के हो गए, लंबाई बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन आपके मानसिक विकास कितना हुआ, ये चीज किसी को भी नहीं दिख रही है। तो जो लंबाई बढ़ना है वो वृद्धि का हिस्सा है। अब ये कुछ पॉइंट हैं वृद्धि से संबंधित, पढ़ लीजिएगा। मात्रात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, ठीक है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, हम सही से ही माप सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। इसीलिए जो वृद्धि होती है वो नैरो होती है, छोटी होती है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं और एक समय के बाद ये रुक जाती है। विकास के बारे में देख लीजिए। विकास परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक, जो विकास है वो उसमें दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, परिणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस। विकास का आशय, विकास से आपका मतलब क्या है? PCSE से, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, यही विकास के 4 पहलू भी होते हैं, इनका क्रम भी यही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनको याद रखना, PCSE। विकास को मापना कठिन है, इसका केवल हम क्या करते हैं? अवलोकन, क्योंकि विकास एक ब्रॉड है, व्यापक प्रक्रिया है। विकास में प्रकार्यात्मक फंक्शनल परिवर्तन शामिल होते हैं, यह निरंतर चलता रहता है। सभी जानते हैं डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे आएगा कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि जो विकास है वो जो है कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होता है। आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं नोट। नोट में क्या लिखा है? संप्रत्ययों का विकास मतलब कॉन्सेप्ट का बनना। संज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संप्रत्ययों का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनना, कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट कहाँ बनती हैं? कॉन्सेप्ट माइंड में बनती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संप्रत्ययों का जो विकास है वो किस विकास में आएगा, तो वो आएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास में, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहाँ बनती हैं? दिमाग में।
चलिए बस लास्ट है इस चैप्टर का। ये वृद्धि व विकास में डिफरेंस देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी जो वृद्धि है वो छोटी होती है और जो विकास होता है वो बड़ा होता है। ऐसे सर्किल बना लीजिए। वृद्धि मात्रात्मक ही होती है या परिमाणात्मक, एक ही मतलब है, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई। और जबकि विकास इसमें दोनों चीजें होती हैं, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, विकास से आशय शारीरिक मानसिक PCSE। ठीक है, विकास का आशय इससे है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, विकास का हम ठीक से मापन नहीं कर सकते हैं। जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वृद्धि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। कुल मिला के वृद्धि रुक जाती है, इसलिए वृद्धि जो है वो संकीर्ण है। वृद्धि संकीर्ण होती है और जो विकास होता है वो व्यापक होता है। विकास व्यापक है, वृद्धि कैसी है? वृद्धि है संकीर्ण। चलिए फर्स्ट चैप्टर सबसे बड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था की क्या विशेषता है। देखिए मेनली 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताई हैं। 4 अवस्थाएं बांटी गई हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, ये बहुत पूछी जाती है ये वाली। लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष। लेकिन जो WHO है उसने इसकी एज कितनी मानी है एडोलसेंस की? 10 वर्ष से 19 वर्ष की एज को इसने किशोरावस्था माना है। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा नोट भी पढ़ लीजिए। शैशवावस्था, भाई सबसे पहली अवस्था कौन सी? शैशवावस्था, इन्फेंसी। इससे भी पहले एक अवस्था होती जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल, अब अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताइए भाई प्रीनेटल स्टेज का समय काल कितना होता है, तो वैसे तो बच्चे का जन्म 9 महीने में ही हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे 9 महीने से पहले भी हो जाते हैं, बाद में भी होते हैं। 7 महीने के भी बच्चे हो जाते हैं जिनको हम प्री मैच्योर चाइल्ड कहते हैं, 8 महीने के भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया इसका समय अंतराल गर्भधान से जन्म 9 महीना 10 दिन। अब 9 महीने में कितने होंगे दिन? 9 3 27, 270 प्लस 10 बराबर 280 दिन। बात एक ही है, या तो 280 दिन कहो या 40 सप्ताह कहो, एक ही बात है। एक इसका समय होता है किसका? प्रीनेटल स्टेज का, प्रसव पूर्व अवस्था का। अब इस अवस्था को जो पूर्ण विकास है गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। अब बच्चा 9 महीने में होगा, 9 महीने से पहले होगा, बाद में होगा, ये सब जो प्रेग्नेंट वूमन होती है, माँ होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके काम की चीज़ ये है 280 दिन, 9 महीना 10 दिन या 40 सप्ताह। पूछा गया क्वेश्चन है 9 महीना 10 दिन वाला। अब हम अवस्थाओं के बारे में एक एक से पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहले हमारी शैशवावस्था, इसकी एज आपको याद रखनी है, जन्म से 2 वर्ष। और शैशवावस्था में बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो शैशवावस्था में बच्चा जो है वो मोटर एक्शन करता है, मतलब गतिक क्रियाएं करता है, जैसे धीरे धीरे रेंगना है, किसी भी चीज़ को उठाना है, पकड़ना है, ऐसे करने का प्रयास करता है। इसीलिए पियाजे ने इसको अपनी पहली अवस्था भी माना है, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा है। किसने? जीन पियाजे ने। सेंसिटिव पीरियड, खतरा भरा होता है। इसका मतलब यह है कि इस अवस्था में बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इस समय पर बच्चे को जो है कोई भयंकर रोग है, चोट है, या सही से अगर पालन पोषण ना हो पाए तो बच्चे का जीवन भर के लिए विकास प्रभावित हो जाता है। इसीलिए इसको खतरा भरा
कहा गया है। देखो लिखा भी है नीचे, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होता है, बहुत तेजी से इस अवस्था में बच्चे का जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। तो ये तो हो गई हमारी शैशवावस्था। अब आगे चलते हैं हम प्रसव पूर्व अवस्था। अर्ली, प्रसव पूर्व नहीं, पूर्व बाल्यावस्था, सॉरी, प्रसव पूर्व नहीं, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अब इसकी एज कितनी होती है? तो पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। अब देखिए, एरिक एरिक्सन ने इस अवस्था को टॉय एज, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टॉय एज निम्नलिखित में से किस अवस्था को कहते हैं? तो टॉय एज या खिलौनों की जो एज है वो अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, जिसकी एज होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, या इसको प्ले एज भी कहते हैं। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस अवस्था में बच्चे का जो भाषाई विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 4 अवस्थाएं दे दी, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अब बताइए निम्नलिखित में से किस अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज भाषाई विकास होता है? तो भाषाई विकास जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। बालक नकल करके सीखते हैं। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखिए है सेंसिटिव, क्रिटिकल, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसीलिए इसको क्रिटिकल भी कहा गया है कि विच स्टेज इज क्रिटिकल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट, हाँ शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा तेजी से होता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, ठीक है। सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड, और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा समाज अपने घर परिवार में रहता है, धीरे धीरे सीखता जाता है, अपने परिवार में सीखता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई पूर्व बाल्यावस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था। उत्तर का मतलब होता है लेटर, लेटर चाइल्डहुड। इसकी एज पता नहीं कितनी बार पूछी गई है सीटेट में भी, 6 से 12, याद रखना 6 से 12। उत्तर बाल्यावस्था डबल है, जस्ट इसका 6 दूनी 12। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। वैसे तो गैंग एक वर्ड निगेटिव वर्ड है, जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर गैंग का मतलब टोली है, जो बच्चे हैं वो टोली में खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, इसीलिए इसको टोली अवस्था कहा गया है। गेम एज, स्पोर्ट्स एज, एलिमेंट्री स्कूल एज। स्कूल एज क्यों कहा गया? जो बच्चा है, कितनी उम्र का बच्चा स्कूल जाता है? 6 उम्र का। भाई 6 उम्र से ही पहले प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ही नहीं लेते हैं बच्चे का, तो 6 वर्ष, इसीलिए इस अवस्था को स्कूली एज भी कहा गया है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास थोड़ा धीरे हो जाता है इस अवस्था में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें थोड़ा शारीरिक विकास स्लो हो जाता है? वो है हमारे उत्तर बाल्यावस्था। स्यूडो, इसको प्रीस्यूडो मत पढ़ना, स्यूडो मेच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता। बच्चे को ये लगता है कि मैं परिपक्व हो गया, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल पहलवान हो गया हूँ, इस तरीका लगता है, बल्कि जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ्यापन है, झूठापन है, लगता है, ऐसा होता भी कुछ भी नहीं है। ये स्यूडो मेच्योरिटी है। जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट गतिक, गतिक विकास ये भी तेज हो जाता है। गतिक विकास तेज होता है, ना कि फिजिकल डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस है, जैसा कि ऊपर हमने अभी पढ़ा था। लेटेंसी स्टेज किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। क्वेश्चन पूछा जाए फ्राइड ने किस अवस्था को लेटेंसी स्टेज कहा है? सुप्तावस्था कहा है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा है। इरिक्सन ने इसको क्या कहा? इरिक्सन ने इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी एज कहा है। किसको? उत्तर बाल्यावस्था को। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे ने इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, इन लोगों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किशोरावस्था, मोस्ट इम्पोर्टेंट किशोरावस्था, जिसका था बहुत दिन से इंतजार, आ गई।
देखिए एडोलसेंस, ट्रांजिशनल पीरियड, इस अवस्था को ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, परिवर्तन का काल या संक्रमण काल कहते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी इसे कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो होता है बहुत हवा हवाई बातें करता रहता है, तूफानी पुल बांधता रहता है। इसको कुल मिला के गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहते हैं। हार्मोनल चेंज बहुत होते हैं, मतलब सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों में विकसित हो जाते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, सभी में। स्ट्रेस एवं स्टॉर्म, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? स्टेनले हाल। आपको बता दें जो स्टेनले हाल है इनकी बुक का नाम भी है एडोलसेंस, इनकी बुक है उसका नाम ही है एडोलसेंस। क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा है? तो वो स्टेनले हाल। लीडरशिप स्किल, नेता बनने की होड़ लगी रहती है। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, इस अवस्था में बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होती, बहुत जल्दी रोना, जरा जरा सी बात पे हंसना, ठीक है, ये चलता रहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसमें होती है, ये वो गाना सुना हुआ होगा, मैं हूँ कौन, ठीक है, वो इस टाइप के बच्चे जो होते हैं किशोरावस्था वाले वो सबसे ज़्यादा उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। इरेक्शन के अनुसार, इरेक्शन ने क्या कहा है? इरेक्शन ने कहा इसको मैं हूँ कौन या आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा है? इरेक्शन ने कहा, ध्यान रखना। ब्रिज पीरियड, किशोरावस्था को ब्रिज पीरियड भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आगे लिखा है, भी पढ़ेंगे। और एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म भी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या है देखिए, तो एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है, ब्रिज पीरियड भी कहते हैं इसको। देखिए ये लिखा है ब्रिज पीरियड, अभी बताएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? एडोलसेंट इगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब जो होता है कि बच्चे को ये लगता है, जबकि होता है ऐसा कुछ भी नहीं, कि सभी लोगों का ध्यान बस उसके ऊपर ही है। जैसे अगर कोई किशोरावस्था में बच्चा हो 18-19 साल का, 16-17 साल का, उससे कहो कि किसी लड़की के पास चले जाओ, जरा एक बुक ले आओ, तो उसे ये लगता है कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे देखकर फिदा हो जाएगी। क्यों फिदा हो जाएगी? कि उसे लगता है ना कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ, ये है वो है, ये सब क्या है, ये उसकी जो है काल्पनिकता में चलता रहता है। इसको ही कहा है एडोलसेंट इगोसेंट्रिसिज्म। अपने आप को बार बार चेहरा देखना शीशे में, ठीक है, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, सजना संवरना, ये सब इसके ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किशोरावस्था के। स्प्रिंग सीजन भी इसको कहा गया है। अब देख लीजिए किशोरावस्था को ब्रिज पीरियड क्यों कहा गया है? पुल अवस्था जोड़ने वाली है, ये किसको किसको जोड़ती है? देखो चाइल्डहुड 12 वर्ष तक चलता है, ठीक है। एडल्टहुड, एडल्टहुड 21 वर्ष से शुरू हो जाता है। और जो किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक भी चलती है। तो इसलिए ये अवस्था होती है, दो अवस्थाओं को जोड़ती है, इसलिए इस अवस्था को हम ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। क्वेश्चन अब अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को ब्रिज पीरियड कहते हैं, तो वो हमारी किशोरावस्था, किशोरावस्था को हम शिफ्टिंग पीरियड भी कहते हैं। ये तो हमारी अवस्थाएं हो गई, ठीक है, सभी अवस्थाएं हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने इस प्रकार से चैप्टर वाइज सीक्वेंस से रखा है चैप्टर को, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर सबसे पहले हैं, फिर धीरे धीरे जो कम इम्पोर्टेंट है वो है। तो अवस्थाएं हो गई हमारी। अब नेचर एंड नर्चर डिबेट, इससे क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा विकास है वो किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता पर निर्भर करता है कि इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है, मतलब वातावरण पर प्रभावित होता है, या किसके द्वारा प्रभावित होता है हमारा जो विकास? नेचर एंड नर्चर डिबेट, प्रकृति एवं पोषण विवाद। देखिए तो पहले ये जान लीजिए कि नेचर क्या होता है, नर्चर क्या होता है। नेचर का मतलब होता है जो हमको माता पिता अपनी वंशावली से मिला, अपने मम्मी पापा से मिला, जो हमारी हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अच्छा ये बताइए, आपका जन्म हो गया, क्या अब आप अपने वंशावली या जिससे आपके जीन है जो आपके अंदर,
क्या इनको कभी बदल सकते हो? इनको नहीं बदल सकते, तो इसीलिए जो है स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होते हैं। जबकि इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज होता है। वैसे मान लीजिए मैं गांव में रह रहा था, अब मैं शहर में रहने लगा आके, तो मेरा जो इन्वायरमेंट है वो तो बदल गया, ठीक है, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा गांव में थे वही तो आज भी हैं, तो मेरे वंशावली नहीं बदली, आनुवंशिकता नहीं बदली। तो जो इन्वायरमेंट होता है, पोषण होता है, वो बदल जाता है, डायनेमिक होता है, ये इधर होगा, ठीक है, जो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। अब देख लीजिए, जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति जब भी कहा जाए क्वेश्चन में आए तो प्रकृति का मतलब आनुवांशिकता समझना। अब पोषण का तो मतलब आप जानते ही हैं। तो जो प्रकृति और पोषण है वो एडिटिव नहीं होते। एडिटिव का मतलब इन ये दोनों जोड़ के समान नहीं होते हैं। नेचर प्लस नर्चर ऐसे जोड़ के समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, जो प्लस लगा है देखिए, जो प्लस की जैसी नहीं होते हैं, प्लस की तरह नहीं होते। तो इनका संबंध कैसा है? इन दोनों का संबंध वुडवर्थ ने बताया है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों का संबंध एक दूसरे के गुणनफल के समान होता है। जो व्यक्ति का विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा। इसीलिए इससे एक ही क्वेश्चन आता है, उसका हमेशा आंसर भी एक ही होता है कि जो नेचर और नर्चर है, प्रकृति और पोषण है, इन दोनों की अंतःक्रिया पर विकास बच्चे का निर्भर करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पर। वुडवर्थ। आगे नीचे भी लिखा है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार हैं, ठीक है, बराबर के। आगे नीचे लिखा भी है, हेरिडिटी फिक्स होती है, वही है, आनुवंशिकता स्थायी होती है, जबकि इन्वायरमेंट वातावरण क्या है? डायनेमिक है, चेंजेबल है, बदल जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि पहले आप गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, आज आप सिटी में रहने लगे आगे, तब आपका जो है इन्वायरमेंट बदल गया। हेरिडिटी कैन बी viewed as something that sets a range basis within which an individual's development is actually shaped by support and opportunities of the environment। वही है कि हेरिडिटी जो एक होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की, और जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, जो सीखने की, जहाँ हम सीखते हैं, जो हमें सपोर्ट मिलती है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। कुल मिला के आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो किसी भी इंसान का जो विकास है वो उसके आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट चैप्टर, अब चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली, जो विकास होता है वो हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, ऑर्डर में होता है। जैसे कि पहले बच्चा, बाद में जवान, बाद में बूढ़ा। ऐसा नहीं कि पहले बूढ़ा बाद में जवान फिर बच्चा हो जाए। सीक्वेंस का मतलब होता है सिफेलोकार्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल, ये दोनों क्या है? आगे लिखे हैं, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, पेस। पेस स्पीड रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, किसी भी कोई भी दो व्यक्तियों की जो विकास की दर है वो कभी भी समान नहीं हो सकती है, अलग अलग दोनों की दर होती है। बट पैटर्न सेम, जो अभी मैंने पैटर्न बताया था कि पहले बच्चा, बाद में जवान, उसके बाद बूढ़ा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पेपर में पता कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, पेपर में रख देते हैं कि जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास हमेशा
सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो अभी ही हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई ई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो वृद्धि और विकास है वो उससे क्या क्या होता है, उससे व्यक्ति का विकास होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। विकास से हम अनुमान लगा सकते हैं विकास का। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है कि ये बच्चा आगे चलकर इसका शारीरिक विकास कैसे होगा, कैसा इसका मानसिक विकास होगा, तो विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ सही बात है, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं। विकास के कितने पक्ष भी मैंने आपको बताए, 4। देखिए ये लिखे हैं PSE। फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी आपस में गुथे हुए होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो विकास के सभी पक्ष आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो अभी हम बता रहे थे कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, कौन कौन सी दिशा में होता है ये जान लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विकास की प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए विकास की दिशा के 2 सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है सिपेलो कॉडल, बहुत बार पेपर में आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, और इसको कहते हैं हम प्रोक्सिमो डिस्टल, इसको कहते हैं समीपस्थ दूर विकास का सिद्धांत, नियर टू फार। ये प्रिंसिपल दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं दिशा वाले, बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कॉडल क्या है, कि जो किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। अर्थात पहले हमारे सिर का विकास होगा, उसके बाद हमारे पैर का विकास होगा। किस सिद्धांत के अनुसार, सिपेलो कॉडल के अनुसार। लंबवत्ता भी इसको कहते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल जस्ट उल्टा है, सेंटर टू पेरीफेर। सेंटर का मतलब जैसे ये इंसान है, जैसे ये है, अपने आप से देख लो अपने आप को, ये पेट है, तो जो प्रोक्सिमो डिस्टल है ये कहता है कि जो बालक का विकास होगा वो पेट से अंगुलियों की ओर होगा, पहले पेट का होगा फिर अंगुलियों की तरफ होगा। जबकि सिपेलो कॉडल क्या कहता है, मस्तकाधोमुखी, पहले सिर का विकास होगा बाद में पैरों का विकास होगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। समझ गए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। देखिए जन्म के समय बच्चों के सिर का वजन शरीर का 1/4 होता है। अब आपने देखा होगा नवजात बच्चा जो होता है 25% अकेले सिर का वजन होता है बच्चे का। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बार बार आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिपेलो कॉडल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। अगर कहीं भी आपको सिपेलो वर्ड मिल जाए, CEPHALO, सिपेलो का मतलब माइंड होता है, ब्रेन होता है, तो हमेशा सिर जो है उसका आंसर होता है सिपेलो। सिपेलो वर्ड माइंड के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं के बारे में। व्यक्तिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्यक्ति भिन्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन गाल्टन ने 1869 में अपनी पुस्तक द हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस में प्रयोग किया था। क्वेश्चन ए सुपर टेट में पूछा गया है कि जो गाल्टन थे उनकी बुक का नाम क्या था, तो गाल्टन की जो बुक का नाम था द हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस, और इन्होंने ही सबसे पहले व्यक्ति भिन्नता शब्द का प्रयोग किया था 1869 में। अब पढ़ते हैं आगे।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती। देखिए इस संसार में कोई भी दो इंसान हो, चाहे वो बंदर हो, भालू हो, कोई भी चीज़ें, दो प्रजातियां कोई भी समान नहीं हो सकती हैं। दो लोग जैसे दो बंदर कभी समान नहीं होंगे दिखने में, किसी ना किसी प्रकार से उनमें अंतर होगा। चाहे दो घोड़े देख लो, चाहे दो गधे देख ले, चाहे दो गाय देख लो, सभी में अंतर होता है। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज। सभी प्रजातियों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं होती, सभी में होती हैं। अब आपको करना क्या है, वेरिएशंस ऐड कलर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वही है हमारे संसार को एक कलरफुल और अच्छा बनाती हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर सभी बंदर एक जैसे देखने में होते, सभी घोड़े एक जैसे ही होते देखने में, तो क्या होता, तो संसार अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर सभी चीज़ें हरी हरी हो जाएं, सभी चीज़ें पीली पीली हो जाए तो अच्छी नहीं लगेगी। हम कलर टीवी क्यों देखते हैं भाई, ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि इसमें कलर नहीं होते। तो जो कलर है वही जिंदगी की हमारे जो है अच्छी चीज़ है, उसी वही हमारी ज़िंदगी को खुशी रखते हैं। तो आपको जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पॉजिटिव रूप में लेना है। देखिए लिखा है, वेरिएबिलिटी इज ए फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जो वेरिएबिलिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, वो नेचर का एक फैक्ट है, वो तथ्य है। बिल्कुल 100% सही बात है। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी हो, वो इसका एक्सेप्शन नहीं है, वो भी इसलिए डिफरेंट होते हैं। कोई भी दो इंसान देखने में समान नहीं होंगे, किसी की नाक मोटी होगी, किसी की पतली होगी, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई बहुत होशियार है पढ़ने में, कोई बहुत मंद बुद्धि है, कोई जो है मीडियम स्टूडेंट है। आपको क्या करना है क्लासरूम में सीटेट के लिए, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं का हमेशा सम्मान करना है, उनको पॉजिटिव रूप में लेकर चलना है। डोंट लाफ एट अदर्स। कभी भी दूसरों के चाहे वो कैसे भी हो हंसो मत, क्योंकि यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता है। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी दो इंसान फिजिकल डेवलपमेंट उनका अलग हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं। जैसे किसी की हाइट 6 फीट की हो सकती है, किसी की 4 फीट ही रह गई, किसी का वेट 80 किलो है, किसी का 50 किलो है। स्ट्रेंथ कोई बहुत तगड़ा है, कोई बहुत वीक है, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल काले हैं, किसी के सफ़ेद हैं, किसी के भूरे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, यही तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। दे मे बी इंटेलिजेंट। कोई बहुत होशियार हो सकता है, कोई बिल्कुल डफर हो सकता है, कोई डोमिनेंट होता है, कोई सबमिसिव होता है। क्रिएटिव, कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्टूडेंट होता है, कोई बिल्कुल क्रिएटिव ही नहीं होता है, केवल रटता ही रहता है बैठा बैठा। दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशन कैन बी इंटरलेस। इस प्रकार से आपको ये समझना है कि जो वेरिएशंस हैं, जो अंतर हैं, वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, इनको आप गिन भी नहीं सकते हैं। आपको एज ए टीचर सीटेट के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनको आपको सम्मान करना है, इनको पॉजिटिव रूप में लेकर चलना है। बस इतना ही आपको सीखना था। इंडिविजुअल डिफरेंस में किसने वर्ड सबसे पहले यूज किया, कब किया, इनकी बुक का नाम क्या था। इनकी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस, जॉन गॉल्टन, 1869। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार देख लीजिए, किस किस आधार पर हो सकती हैं। देखिए, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बुद्धि स्तर पर कोई होशियार हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है। ठीक है, रुचि, सभी की रुचियां अलग अलग होती हैं। मूल, कोई बहुत जो होते हैं चरित्रवान लोग होते हैं, सच ज़्यादा बोलते हैं, झूठ कम बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठा टाइप के होते हैं, उनके लिए यही वैल्यू है, दूसरों के साथ झूठ भरे करना। व्यक्तित्व, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट होता है। एप्टीट्यूड, किसी के अंदर किसी चीज़ का एप्टीट्यूड होता नहीं होता है। जैसे अब बताइए, सचिन तेंदुलकर को अगर सिंगर बनाया जाता तो क्या वो सिंगर बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं था। अब अगर मोहम्मद रफ़ी या लता मंगेशकर को
कोई अलग काम, पेंटिंग का काम दिया जाता, तो क्या वो पेंटिंग कर पाते? उतनी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर अभिक्षमता नहीं थी, एप्टीट्यूड नहीं था। तो ये भी सब डिफरेंस ही है। देखिए ये क्या लिखा है, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, यही ड्रेस, परंतु शिक्षक के लिए, आपके लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म। अब आप ऐसा ना करें कि सभी बच्चों को केवल एक ही मेथड से, ठीक है, यूनिफॉर्म वे में सिखाते चलें, क्यों नहीं, आपको प्रत्येक बच्चे को अलग हिसाब से सिखाना है जब तक उसको समझ में ना आए। एक समान होना आवश्यक नहीं है, एक समान होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती, सभी बच्चों की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करने चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सभी सारे बच्चों को ज्ञान का साझा करा जाए। ठीक है, सभी बच्चों को आपको एक ही प्रकार से नहीं सिखाना है, अलग अलग प्रकार से सिखाना है, क्योंकि बच्चों के भीतर क्या होती हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं। अब इससे क्वेश्चन आ गया तो आपका छूटेगा नहीं, इतना कन्फर्म है। अब शिक्षक के लिए, आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस। आप बच्चों को एक रूपी अनुदेशन नहीं देंगे, देखिए कट है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ये है जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको अलग हिसाब से पढ़ाइए, उसके हिसाब से चैलेंजिंग टास्क दीजिए। जो मीडियम स्टूडेंट है, देर में सीखता, तो उसको अलग टेक्निक से पढ़ाइए। जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है उसको लिए अलग मेथड अप्लाई कीजिए, ज़्यादा टीएलएम का यूज कीजिए, जिससे उसके भी समझ में आए। तो हमें बच्चों को अलग अलग करना, विभेदी का मतलब यहाँ पर निगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए, हाँ क्वेश्चन आता है कि हमें किस प्रकार के बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए, तो हमको हमेशा अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को मिक्सिंग करके ग्रुप बनाना है। जैसे मुझे एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, ये ग्रुप बना, तो मैंने कैसे ग्रुप बनाया, ये होशियार बच्चे ले लिए, ये मीडियम ले लिए, ये बिल्कुल वीक स्टूडेंट ले लिए। अब इनका मैंने ग्रुप बनाया जिससे ये एक दूसरे से सीख पाए, लर्न फ्रॉम ईच अदर। देखिए जी लिखा, होमोजीनियस नहीं, आपको होमोनियस, समान रुचि वाले, समान प्रकार के बच्चों का आपको ग्रुप नहीं बनाना है, आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं। अतः सेम एबिलिटी वालों को एक ग्रुप में आपको रखना है, जो नहीं रखना है, सॉरी कट है लगा हुआ, नहीं रखना है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों का आपस में ग्रुप बनाना है। अब जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो दो प्रकार से होती है, देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस आर टू टाइप्स, इनहेरिटेड, जन्मजात, जो मुझे जन्म से मिले हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है मेरा, मेंटल डेवलपमेंट है, टेम्परामेंट मेरा जो स्वभाव है, ये सब जन्मजात है, मैं इसको नहीं बदल सकता हूँ। अर्जित, जो हमने समाज से सीखे, सोसाइटी से सीखे, इन्वायरमेंट से सीखे, वो कौन कौन से, एजुकेशन, कोई बीएड एमएड टेट सीटेट सब कुछ पढ़ा हुआ हो, तो कोई इंटर ही पास है, कोई टेंथ ही पास नहीं हो पाया, तो सबकी एजुकेशन अलग अलग होती है। कल्चर की, सभी की अलग अलग अपनी अपनी कल्चर होती है। सोशल, कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक होता है, कोई बहुत सामाजिक नहीं होता है। इमोशनल, कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा बह जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे नेता हैं हमारे, पॉलिटिशियंस, ठीक है, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये कैसे, तो ये लोग इमोशनल नहीं होते, ये लोग इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंट की। तो इमोशनल, तो ये सब हमारे कैसे हैं, ये अब हमारे एक्वायर्ड है। ऐसे अगर लगाने को है तो अब आप लगा लेना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो एक्वायर्ड है, जो अर्जित है। तो अर्जित चार होते हैं, इमोशनल, सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल। कंप्लीट चैप्टर। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से रिलेटेड अभी सीटेट जो आपका 2024 में अभी जनवरी में हुआ था, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था सुजाता वाला, जूनियर में, कि सुजाता नाम की एक लड़की है, वो पार्टिसिपेट करना चाहती क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज जीतना चाहती है। तो वो किस प्रकार से मोटिवेटेड है, वो इंट्रांजिक मोटिवेटेड है कि एक्सट्रांजिक मोटिवेटेड है, बताइए।
तो देखिए मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिवेट कर देना, मूव करना। पहले आप बिल्कुल सोए हुए थे, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, आप जो थे बिल्कुल सुप्तावस्था में पड़े हुए थे, बस फार्म भर दिया तब से गाना गा रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि भाई अब जाग जाओ, भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती यूपी में, अब पढ़ाई कर लो और सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है, बिना सीटेट के फार्म नहीं भरा है। तो आप उठे जल्दी से और मोटिवेट हो गए कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना है। तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गया, एक उत्तेजना आ गई। तो उस उत्तेजना को ही हम क्या कहते हैं, आपका बिहेवियर बदल गया बिल्कुल, इसको ही हम कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन, परसिस्टेंस एंड बिगोर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगे अपने सीटेट के पास करने के लिए, आप पढ़ाई करने लगे। आप कैसे हो गए? आप मोटिवेट हो गए। अब मोटिवेट होता कितने प्रकार का? मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इंटरनल का हो या इंट्रांजिक का हो। एक्सटर्नल का हो या एक्सट्रांजिक का हो, बात सेम है, बस नाम अलग अलग है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक क्या होती है? जो अंदर से अपनी अंतरात्मा से निकलती है, जिसके लिए आपको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ होता है? अंदर होता है। जो आप इसका जो आंतरिक मोटिवेशन होता है जो वो अंदर से निकलता है। लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल का कितना बाहर होता है। देखिए इसकी इजी डिफिनीशन मैं आपको बता दूं। जब आप बाहर की चीज़ों को देखकर मोटिवेट हो हमेशा, तब वो है हमारा बाह्य बाह्य प्रेरणा। जैसे आप लोग को एक कंपटीशन में भाग ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपको जो है 5 लाख का उसमें कैश मिलेगा, बस उसको पाने के लिए। रिवार्ड है, सैलरी है, मार्क है, अच्छे नंबर मेरे आ जाएं, इसलिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो जो सब चीज़ें क्या हैं, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या होती हैं? जो स्वयं से हम करते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर चाहे कम आए या ज़्यादा, मैं मास्टरी के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से खुश हूँ, इसलिए कोई मैं काम कर रहा हूँ। तब मेरे अंदर जो है वो कौन सा मोटिवेशन है? तो मेरे अंदर जो है इंटरनल मोटिवेशन है। देखिए आपको क्या करना है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर, वुड फ्रेडरिक स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में मानव कुल मिलाकर जो बी.एफ. स्किनर थे, इनका एक कोटेशन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है। मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग। जो सीखने का राजमार्ग है। कौन? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा? ऐसा बी.एफ. स्किनर ने कहा है। क्योंकि जितना अच्छा आपका मोटिवेशन होगा, आप जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, आप उतने ही अच्छी प्रकार से अपना काम करेंगे। जब काम करेंगे तो आप सक्सेस भी होंगे। अब आपको एज ए टीचर क्या करना है? आपको बच्चों में हमेशा इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है। कभी भी बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ावा मत देना, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जैसे सुजाता वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जूनियर में आया था कि एक सुजाता नाम की लड़की है, वो इसलिए डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहती है क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज जीतना है। तो फर्स्ट प्राइज में क्या कैसे मिलेगा? ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन था। तो वो जो है वो किस प्रकार से मोटिवेटेड है? वो एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अब्राहम मैस्लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब्राहम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये क्या है? मैस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत। जो हमारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको अब्राहम मैस्लो ने बताया कि कितनी आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती, कौन सी मूलभूत नहीं होती हैं। तो देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होता है उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं कहो या मनोदैहिक मतलब शारीरिक आवश्यकताएं कहो, मैंने सभी नाम लिख दिए हैं। या मौलिक आवश्यकताएं आप कहें, फिजियोलॉजिकल नीड्स कहें, ये
5 बताई हैं। अब्राहम मैस्लो ने कितनी बताई हैं? 5। नाम पूछा जाता है और संख्या भी पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। 5 बताई अब्राहम मैस्लो ने। कौन कौन सी? भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। काम का मतलब जब भी आए सीटेट में, काम का मतलब यहाँ पर सेक्स रहेगा, ठीक है। तो व्यक्ति की 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। काम का मतलब सेक्स, डिजायर टू सेक्स। तो ये किसने बताई हैं? ये अब्राहम मैस्लो जी ने बताई हैं। अब्राहम मैस्लो ने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को देख लीजिए। देखिए ये है, इन्होंने ऐसे बताई हैं। नहीं विजुअल हो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि जो अमानवीय आवश्यकताएं होती है वो इस क्रम में ऊपर बढ़ती हैं, ऐसे ऊपर बढ़ती हैं, सबसे नीचे जे, फिर ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, कल खाया आज खाने के लिए क्या है, ठीक है। आज तो मकान में रह रहे हैं, कल के लिए क्या है। तो ये आवश्यकताएं हमारी हैं, सेफ्टी नीड्स है। बिलोंगिंगनेस एंड लव है, प्यार मोहब्बत संबंध रिश्तेदार नातेदार, ये सब हमारी क्या है? सामाजिक आवश्यकताएं हैं। जब हम, ये नंबरिंग भी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये है 4 नंबर। इधर रुक जाइए 1 मिनट जरा, नंबरिंग दिख नहीं रही। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है, ऐसे हमारी आवश्यकताएं ऊपर बढ़ती चली जाती है, 1 2 3 4। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब बड़े बूढ़े हो जाते, मरने वाले होते, तब क्या कहते थे? संसार में सब कुछ मोह माया है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है बेटा। क्यों? अब जो वो है वो किस अवस्था में पहुंच गए? वो सबसे ऊपरी अवस्था में पहुंच गए हैं। किस अवस्था में? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जब तक जवान रहते हैं तब तक मेरा बीवी, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा मेरा करते रहते हैं। तो किस अवस्था में फंसे रहते हैं? निम्न स्तर की अवस्था में ही फंसे रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी निम्न स्तर की मांगे होती वो कौन कौन सी होती हैं। तो जो हमारी निम्न स्तर की मांगे होती हैं वो 3 होती हैं, 1 2 3 प्लस 1 2 3। ये जो 3 हमारी निम्न स्तर की मांगे हैं। उच्च स्तर की मांगे कौन सी होती है? यहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते, तब तक मर के चले जाते हैं। 4 + 5, ठीक है। इसे ही कहते हैं नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन ये पूछा था कि अब्राहम मैस्लो ने आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी बताई? मूलभूत 5 आवश्यकताएं बताई हैं: भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग, काम। और अपने जो सिद्धांत में इन्होंने जो चार्ट बनाया उसमें 5 ही स्टेपें हैं, देखिए हैं, 1 2 3 4 और 5। बस इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम देखते हैं आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। जैसे आईक्यू जो होता है, आईक्यू टेस्ट वगैरह, उस आधार पर जो लोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस क्विसेंट, बुद्धि लब्धि परीक्षण। पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए जर्मन बोर्न थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड फिलोसोफर ऑफ साइंस हुज एस्टिमेटेड आईक्यू स्कोर इज 160 पॉइंट। अभी तक इस संसार में सबसे ज़्यादा जो आईक्यू था वो किनका था? वो था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप लोग सभी जानते जो हैं, जो एक जो भौतिक शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, फिजिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज भी 2 बार मिला है। तो इनका जो था वो सबसे ज़्यादा था आईक्यू। कितना था? 160 पॉइंट। अब जो बिनेट थे, ठीक है, उन्होंने एक इंटेलिजेंस स्केल निकाली इसके आधार पर कि कौन सा बच्चा किस में आएगा। तो देखिए जो टेबल है बस पढ़ लीजिए। आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो गिफ्टेड बच्चा होता है या जिसको जीनियस कहते हैं, उसकी जो होती 140 प्लस होती है, 140 या 140 प्लस होती है। तो ये जीनियस थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस थे। वेरी सुपीरियर, प्रतिभाशाली। जो होशियार बच्चे होते हैं वो 120 से 139।
उसके बाद टैलेंटेड 110 से 119, एवरेज स्टूडेंट 90 से 110, डल 80 से 89, ब्रॉड लाइन डिफिशन 70 से 89। इसी प्रकार से जो बिल्कुल ही बेकार आइडल इडियट होते हैं वगैरह, वो कब होते हैं? वो होते हैं बिलो 20, बिल्कुल ही जड़ मंद बुद्धि वाले होते हैं, आइडियोट होते हैं। ठीक है, सबसे क्वेश्चन इसमें ये पूछा था कि प्रतिभाशाली या जीनियस उनकी होती 140 प्लस। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। पढ़ना है तो पढ़ लेना पूरी। आगे पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलीग्री, किससे? इंटेलीग्री से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, समझना, किसी चीज को समझना। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो बताइए सबसे ज्यादा हेरिडिटी से प्रभावित होगी कि इन्वायरमेंट? तो जो बुद्धि है वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती है इन कंपेरिजन टू इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है बुद्धि। जैसे आपने हमसे कोई बात की, अगर वो बात गलत तो मैं तुरंत बता दूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब कोई हमसे कह दे कि सूरज रात में निकलता है, चंद्रमा दिन में निकलता है, तो मेरे अंदर अगर बुद्धि होगी तो मैं क्या कह दूंगा? ऐसा नहीं है, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो रीजन करना, तर्क देना किसी भी चीज के पीछे, कौन क्या से काम करता है कि नहीं करता है। तो जिसके अंदर बुद्धि होगी वही तो तर्क दे पाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम इंटेलिजेंस। अब आईक्यू वाला ये चीज आज पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। इसमें हमने बिल्कुल ईयर वाइज सब कुछ किया है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, जो हमारी इंटेलिजेंस क्यूसेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 में सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दी थी। किसने? टर्मन ने दी थी। ठीक है, टर्मन ने दी थी। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज गुणा 100। ऐसे कर लीजिए, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। सूत्र है, आया है, 2-3 बार पूछा गया है। अब ये ऐसे देखिए, एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं किंतु आईक्यू को बढ़ाना मुश्किल है। आप किसी भी व्यक्ति की आईक्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी योग्यता आपकी बढ़ सकती है मेहनत करके। अब ये सूत्र है, इसको अप्लाई कैसे करना है? यदि किसी बच्चे की रियल एज है, अब मान लीजिए आपकी जो वास्तविक एज है इसमें 20 साल है, लेकिन आपका दिमाग बहुत परफेक्ट है, आप 25 साल वाले बच्चे की तरह काम कर लेते हैं। यहाँ पर 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे की जैसी वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है। तो अगर हम उसकी आईक्यू निकालेंगे तो आईक्यू निकलेगी 12 साल, जो उसका दिमाग है, इसको ही कहते हैं मेंटल एज या मे बटे वास्तविक आयु, 12/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 120। तो उसकी जो आईक्यू है वो कितनी है? वो 120 है। एवरेज की 90 से 110 होती है, जैसा कि आप जानते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज, सीए, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक आयु, इज द बायोलॉजिकल एज आफ्टर बर्थ, फ्रॉम बर्थ, जन्म के बाद जितनी एज जो होती है व्यक्ति की, उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं या वास्तविक आयु कहते हैं। अब ये देख लीजिए क्रम। सबसे पहले शुरुआत हुई 1905 से। क्या हुआ 1905 में? 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण हुआ था। कहाँ? फ्रांस में। पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ? 1905 में फ्रांस में। किसके आधार पर? क्वेश्चन के आधार पर। किसने किया था? बिने और साइमन। ठीक है, बिने और साइमन, इन दो मनोवैज्ञानिकों ने किया था सबसे पहले बुद्धि परीक्षण 1905 में। फिर 3 साल बाद क्या हुआ? 1908 में। 1908 में मेंटल एज, जो मानसिक आयु है, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। किसके द्वारा? बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। फिर 4 साल बाद 1912 में क्या हुआ? जो आईक्यू का जो आज हम लोग फार्मूला जो पढ़ते हैं, जो आईक्यू का फार्मूला 1912 में विलियम
स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। 1916 में क्या हुआ? टर्मन ने दिया। इसी फार्मूला को चेंज कर दिया था। ठीक है, पहले इसमें 100 नहीं था, बाद में 100 वाला जो चेंज है वो किसने किया था? टर्मन ने किया था 1916 में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। इन दोनों में संबंध क्या है? क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि जिसके अंदर बुद्धि आता है वो क्रिएटिव भी होगा, वो सृजनात्मक भी होगा, कि ऐसा नहीं है? पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश को मत देखिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझने पर ध्यान दीजिए। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। हाँ, सही बात है। जो जो व्यक्ति की क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है और जो बुद्धि होती है, इन दोनों में सकारात्मक संबंध है। कैसे? ज़्यादा बुद्धि होगी तो ज़्यादा सृजनात्मकता भी होगी। क्रिएटिविटी जब हाई है तो इंटेलिजेंस भी हाई होगी, एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे का अपोजिट भी सही है। टर्मन in 1920 found that persons with high IQ were not necessarily creative। लेकिन जो टर्मन थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने 1920 में बताया कि जरूरी नहीं है कि जो मतलब कि जिसकी IQ ज़्यादा है वो क्रिएटिव भी होगा, ऐसा नहीं है। अर्थात हर एक हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अब क्रिएटिविटी के तत्व कौन कौन से होते हैं? किस चीज़ को देखकर आप किसी बच्चे से कहेंगे कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है और ये बच्चा क्रिएटिव नहीं है? तो इसके लिए ट्रिक है FOE। ठीक है, ये क्या है? FOE, F फॉर फ्लुएंसी धारा प्रवाहिता, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मौलिक लचीलापन, O फॉर ओरिजिनल मौलिकता और E फॉर इलाबोरेशन। धारा प्रवाहिकता का मतलब जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो डायरेक्ट एक्शन बोल देता है, पास पड़ोस वाले हंसेंगे या क्या कहेंगे उससे इसका फर्क नहीं पड़ता है, वो एक संग अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। लचीलापन का मतलब होता है किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए एक से अधिक समाधानों को ढूंढना या खोजना। मौलिकता क्या है? अनूठे विचार, बिल्कुल यूनिक विचार। ठीक है, बिल्कुल यूनिक करते हैं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल यूनिक विचार आपके सामने प्रस्तुत करता है तो वो कैसा है? वो उस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है और अपने विचारों को वो इलाबोरेट कर पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये अगर किसी बच्चे के अंदर ये चार चीज़ें हैं, FOE हैं, तो वो बच्चा क्रिएटिव बच्चा है। अब देखिए, यहाँ से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आउट ऑफ द बॉक्स और इन द बॉक्स वाले से। जो JP गिलफोर्ड थे, गिलफोर्ड ने थिंकिंग जो है, सोच है, सोच को दो प्रकार से का बताया है गिलफोर्ड ने। कौन कौन सी? डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अपसारी सोच। और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है अभिसारी सोच। अभिसारी सोच और अपसारी सोच। अपसारी सोच क्या है? ओपन एंडेड, वह सोच जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, जिन क्वेश्चन के आंसर एक से अधिक प्रकार से दिए जा सकते हैं उनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो जो बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो कैसा है? वो क्रिएटिव है। उसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मतलब वो जो ढर्रा चला आ रहा है उससे अलग प्रकार से जाकर वो सोच सकता है। मल्टीपल सॉल्यूशंस, वो एक समस्या के एक से अधिक प्रकार के सॉल्यूशन को खोजता है और उससे हल कर कर देखता है। और लेटरल थिंकिंग भी करता है। कौन बच्चा? डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला, अपसारी सोच वाला। अब इसका जस्ट अपोजिट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये क्या है? अभिसारी सोच। इसमें जो बच्चा होगा वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन करता है। देखिए, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड है कन्वर्जेंट थिंकिंग। और MCQ सॉल्व करने, जो हम लोग सीटेट में अपने MCQ वगैरह सॉल्व करेंगे वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड हैं।
और लिमिटेड सॉल्यूशन। अब जब ऑप्शन 4 हैं तो 4 में से ही तो कोई एक होगा, ऐसा तो है नहीं अपने पास से कोई पांचवा बना देंगे। तो हम बाउंडेड हैं, हम लिमिटेड हैं, लिमिटेड हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। तो ये क्या है, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बच्चा सृजनात्मक है तो उसमें किस प्रकार की सोच होगी। सृजनात्मक बच्चे में हमेशा अपसारी सोच होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच वाला प्रत्येक बच्चा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला अवश्य होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो वो क्रिएटिव होगा, कोई ज़रूरी नहीं। प्रत्येक स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक टीचर एक स्टूडेंट बिल्कुल होगा। अब जो इसमें टीचर है कभी तो स्टूडेंट ही रहा ही होगा, लेकिन जो सभी स्टूडेंट है वो सभी टीचर ही थोड़ी ना बन जाएंगे। तो ये बात है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। देखिए क्या है प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिनकी IQ 140 प्लस होती, मैंने बताए थे जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह थे। वो कौन से बच्चे होते हैं? वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल होते हैं। टैलेंटेड कौन होते हैं? जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, मोहम्मद रफ़ी थे, लता मंगेशकर हैं, ये कैसे हैं? ये लोग टैलेंटेड हैं। क्रिएटिव होते हैं जो राजा रवि वर्मा या मियां हुसैन है, जो लोग मूर्तिकार वगैरह हैं, ठीक है, मूर्तियाँ ऐसी ऐसी बना देते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस का सिद्धांत, उसमें एक जगह पर आएगा क्रिएटिविटी वाला रिलेटेड। तो उसमें हम दिखाएंगे कैसे प्रकार से व्यक्ति जो है मूर्तियों को बना देता है। तो जो एम एफ हुसैन है जो कलाकार थे बहुत बड़े, तो ये थे क्रिएटिव। आगे क्या है? गिफ्टेड चिल्ड्रन को समृद्ध पाठचर्या इनरिच्ड क्यूरिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। मतलब जो बच्चे हैं, अगर जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनके लिए उतने ही प्रकार के चैलेंजिंग टास्क हमको देने चाहिए, ठीक है। इनरिच्ड क्यूरिकुलम हमको प्रोवाइड कराना चाहिए जो उनके लिए चैलेंजिंग, ऐसा नहीं है बस केवल रटा रटाया हमने उनको पढ़ा दिया सिखा दिया, नहीं। बच्चों को चैलेंजिंग दो, समथिंग डिफर। इंटेलेक्चुअली ब्राइट स्टूडेंट को बच्चों को हॉट्स दो। हॉट्स क्या होता है? हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। आपने NCERT या और कोई बुक्स वगैरह देखी होंगी प्राइवेट स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम में चलती हैं, उनमें नीचे क्वेश्चन जो होते हैं सबसे लास्ट में लिखा होता है हॉट्स। हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, जिनमें आपको ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। अब रेंजुल्ली नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो जो किस बच्चे को हम कहेंगे प्रतिभाशाली बच्चा, गिफ्टेड स्टूडेंट। तो इससे रिलेटेड रेंजुल्ली ने अपना 3 छल्ला का सिद्धांत, ठीक है, 3 रिंग मॉडल दिया था। इसको ACC मॉडल भी कहते हैं, ACC मॉडल भी इसको कहा गया है। क्या है देखिए, ए क्या है? ए फॉर हाई एबिलिटी, सी फॉर हाई क्रिएटिविटी और सी फॉर हाई कमिटमेंट। मतलब उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मकता, उच्च प्रतिबद्धता। जिस बालक के अंदर उच्च क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, उच्च क्षमता है, हाँ एज है, एवरेज से जो है उसमें अधिक इंटेलिजेंस है, क्षमता, क्रिएटिविटी है, वो रचनात्मक है, नई नई चीज़ों का निर्माण कर लेता है। टास्क कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, अपना काम करना है तो करना है, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट बच्चा है।
तो ये तीनों का जो जो जिस बच्चे में ये तीनों व्यवहार पाए जाते हैं वही बच्चा क्या होता है, गिफ्टेड होता है। गिफ्टेड बिहेवियर, यही इनकी थ्योरी थी। किसने दी थी? रेंजुली भाई साहब ने दी थी। ठीक है, रेंजुली। ACC अगर आ जाए अब आगे, ACC मॉडल किसने दिया तब हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं देख लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पेपर में आता है, आपको छांटना रहेगा। जिज्ञासा ज़्यादा होती, मतलब जानने की इच्छा ज़्यादा होती, सीखने की इच्छा होती है ज़्यादा। चीज़ों को याद करने की स्मृति अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को याद भी कर लेते हैं। सृजनात्मकता भी पाई जाती है। IQ इनका 140 से ऊपर, मतलब 140 प्लस होता है। तर्क शक्ति अच्छी होती है, रीजन खूब पूछते हैं, तर्क खूब करते हैं कि क्या है कैसे नहीं है। शब्द ज्ञान अच्छा होता है इनका, और मौलिक चिंतन करते हैं, जो है लेटरल थिंकिंग करते हैं या ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं, अनूठे विचार इनके होते हैं। तो इनकी तो ये विशेषता किस प्रकार के बच्चों की हो गई, ये हो गई हमारे प्रतिभाशाली बच्चों की। आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं सांवेगिक बुद्धि। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि को सबसे पहले किसने दिया था? सॉल्वे और मेयर। किसने दिया था? दो मनोवैज्ञानिक थे, सॉल्वे और मेयर ने कब दिया था? 1990 में दिया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये एक बुक है, एक किताब है। किसने लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस बुक? इमोशनल इंटेलिजेंस बुक जो है डेनियल गोलमैन। किसने लिखी है? डेनियल गोलमैन भाई साहब थे, इन्होंने लिखी थी। अब देखिए होती क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। अरस्तु, अरस्तु का कोट है, अरस्तु ने कहा है, कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है। अर्थ है कि हम अपने इमोशन को, कहाँ पर हमको हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर दुख व्यक्त करना है, कहाँ पर खुशी जाहिर करनी है, इमोशन को कंट्रोल कर पाएँ और सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, सही मात्रा में यूज कर पाएँ, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। किसने कहा है? ये अरिस्टोटल भाई साहब ने कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? सोशल स्किल्स, सामाजिक स्किल्स इनमें खूब होती है। जैसे नेता हैं, नेता होते हैं वो खूब बातें बनाते हैं अच्छी अच्छी, उनमें सोशल स्किल्स है, वो इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के प्रति जागरूक रहना, ऐसा ना हो कोई तुम्हारी इमोशंस का यूज करके तुम्हें लूट पोट के चला जाए। अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखिए, नहीं तो कोई दूसरे ने अगर तुम्हारी इमोशंस पकड़ ली तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मोटिवेशन, ठीक है। इम्पैथी, समानुभूति, टू पुट योर सेल्फ इन समबडी शूज, समानुभूति रखिए दूसरों के साथ। और सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को सेल्फ से डायरेक्ट कीजिए, स्वयं से डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो आपका कोई दूसरा ड्राइवर बन जाएगा। ये सब विशेषताएं होती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब देखिए है टॉपिक बहुत छोटा, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, एक ही प्रकार का आता है, इसका एक ही आंसर होता है। देखिए, कोग्जिनेशन एंड इमोशंस, संज्ञान एवं संवेग। जो संज्ञान और संवेग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों में बाई दिशात्मक, ठीक है, बाई डायरेक्शनल संबंध होता है। अब संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब जानना, समझना। संज्ञान का मतलब होता है समझना किसी चीज को, ठीक है, समझना। और संवेग होते हैं रोना है, हंसना है, प्यार है, मोहब्बत है, ये सब क्या है? संवेग। अब एक बात बताइए, आपके यार की शादी है, बैंड बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, तो आपको खुश होना चाहिए ना वहाँ पर। अगर आपको संवेग और संज्ञान में अंतर ही नहीं होता, संज्ञान ही नहीं, आपको समझ ही नहीं है कि ये कौन सा माहौल है, खुशी का माहौल है कि दुख का, आप वहाँ रोने लगे तो हो सकता है कि आपकी पिटाई हो जाए। या अब किसी की डेथ हो गई है, आप गए वहाँ गाना गाने लगे, जाके वहाँ पर हंसने लगे जोर जोर से, तो आपको क्या है, आपको लोग पागल बताएंगे। क्यों?
आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस स्थिति में हमको क्या करना है, कैसे हमको अपने संवेग को व्यक्त करना है, जाहिर करना है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो पागल होता है, जो सही स्थिति पर सही काम करता है, कहाँ पर हंसना है वहाँ पर हंसता है, रोने वाली जगह पर रोता है, तो वो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, वही व्यक्ति होशियार होता है। तो देखिए, बाई डायरेक्शनल, इन दोनों में सकारात्मक संबंध है, इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए अभी आप मेरी क्लास कर रहे हैं, चाहे ये कितनी ही अच्छी क्लास हो, 30 आउट ऑफ 30 वाली बिल्कुल क्लास है, अगर आपके बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पेन हो रहा है तो आप क्या इसकी क्लास कर पाएंगे? आप क्लास नहीं करेंगे, पहले दवाई लेंगे जाके। तो हमारे क्या है, हमारे संज्ञान ने हमारे संवेग को प्रभावित किया, तो संवेग संज्ञान को करता है, देखिए संज्ञान संवेग को करता है प्रभावित, और ऐसे हैं, एक दूसरे को करते हैं बाई डायरेक्शनल। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, जियोजेनिक के अनुसार इमोशंस एंड कोऑर्डिनेशन इंडिपेंडेंट। एक जियोजेनिक थे, उन्होंने कहा था कि इमोशंस और जो कोऑर्डिनेशन है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, जो कि गलत है। अब क्वेश्चन कर लीजिए, एक कोऑर्डिनेशन एंड इमोशंस, एक से एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार उसका एक ही आंसर होता है, मैं आपको बता दूंगा। अब बताइए, संज्ञान और संवेग, संवेग को भावनाएं भी कहते हैं, ठीक है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। रियली रिलेटेड टू ईच अदर, कभी कभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो हमारे वातावरणीय कारक हैं उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो हमारे जो संज्ञान एवं संवेग हैं वो एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड की जगह इंटरवोवन भी आता है, इंटरवोवन, एक दूसरे में गुथे हुए। चलिए, हमारा यहाँ तक हो गया, अभी हमारा कितना बचा हुआ है एक बार देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसके बाद त्रिबुद्धि का सिद्धांत है, फिर समावेशी शिक्षा है, अधिगम क्षमता है, एलेक्सिया डिसलेक्सिया, फिर हमारी PWD एक्ट है, उसके बाद RTE है, उसके बाद NCF है, उसके बाद सोशलाइजेशन है, फिर बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसके बाद भाषा है। अभी काफ़ी सिलेबस हमारा बचा हुआ है। चलिए, करते हैं आराम से, जितना हो पाएगा, नहीं तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। अब हम करते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है हर बार, चाहे आपका प्राइमरी हो या जूनियर हो, पहचानने को आता है कि जैसे मूर्तिकार है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, बताइए। एक व्यक्ति जो मैथ में बहुत होशियार, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? तो पढ़ते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी बहुबुद्धि का सिद्धांत। और जो हार्वर्ड गार्डनर ने थे, इन्होंने IQ के जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को नकारा, कहा है टेस्ट जो होते हैं वो गलत होते हैं, हम किसी का IQ टेस्ट करके हम नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति कितना होशियार है कि वो होशियार नहीं है। और हार्वर्ड गार्डनर की जो बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द एबिलिटी ऑफ मैन, नोट डाउन कर लीजिए। द एबिलिटी ऑफ मैन किसकी बुक है? हार्वर्ड गार्डनर की। इसमें ही इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। हार्वर्ड गार्डनर जो अपना सिद्धांत है वो 1983 में दिया था। वैसे तो 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई, लेकिन जो NCERT हमारी बुक है जो कि इसके से ही आधारित पेपर होता है, तो NCERT ने केवल 8 प्रकार की बुद्धि को माना है, तो हमको 8 प्रकार की बुद्धि पढ़नी है।
ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो प्रत्येक प्रकार की बुद्धि वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी। जो बुद्धि है वो कोई एक वस्तु नहीं है, वो कोई एक क्षमता अकेली नहीं है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टी वेज। जो टीचर है अधिगम भी कई प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहली हमारी है लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किन लोगों में होती है? स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पीपल हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, ओके, रीडिंग है, हीरिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, डिबेटिंग है, वाद विवाद है। देखिए भाषाई बुद्धि उन लोगों में ज़्यादा होती है जैसे जो कवि हैं, लेखक हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा लिख लेते हैं, इनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। जैसे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सभी लोग कैसे थे? इनके अंदर भाषाई बुद्धि थी। ये लोग जो भाषा के साथ थे बहुत अच्छी प्रकार से खेलते थे, वर्ड स्मार्ट थे, वर्ड को बनाने में ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, टैलेंटेड थे। तो ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन आ जाए लेखक के अंदर कौन सी बुद्धि होती है, तो लेखक के अंदर हमेशा होती है भाषाई बुद्धि। स्वामी विवेकानंद के अंदर थी भाषाई बुद्धि। लॉजिकल मैथमेटिकल ये क्या है? देखिए वैज्ञानिकों के अंदर होती है गणितीय बुद्धि, तर्कपूर्ण बुद्धि, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Persons high on this type of intelligence can think logically and critically। जो व्यक्ति जो होते हैं जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से तर्क करके सोच सकते हैं। एक किन लोगों के अंदर होती है? जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं, नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, ठीक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके अंदर थी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। जी किसका फोटो है? सीवी रमन का। सीवी रमन कौन थे? भारत के पहले फिजिसिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि थी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये है स्थानिक बुद्धि, स्थान की समझ, दिशाओं का ज्ञान। जिस व्यक्ति को दिशाओं की, स्थान की समझ होगी उसके अंदर स्थानिक बुद्धि होगी। नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न्स। जैसे किनके अंदर होती है? सेलर्स हैं, स्केप्टर्स हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वास्तुकार हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो घर परिवार में सजाने का काम करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं आंतरिक सज्जाकार। कार्टोग्राफर जो लोग मानचित्र बनाते हैं, पायलट्स हैं, सर्जन हैं, ये सभी। और बॉडी काइनेस्टिक भी इसी में आते हैं जिनको दिशाओं की समझ होती है। अब देखिए एक बार ये फोटो देख लीजिए अच्छे से, देखिए ये है। अब इस बंदे के अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ, इतनी अच्छी एक मूर्ति बना के खड़ी कर दी। अब देखिए इसको बना रहा है। अच्छा ये बताइए, इसको स्थान की समझ ये है ना कि इतने बीच में सर बन जाएगा, इतने बीच में पीठ बन जाएगी, इतने बीच में पैर बन जाएंगे। अब मुझे अगर कोई बनाने को दे दे मिट्टी तो मुझे तो बना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि फेस कितने बीच में बनेगा, नाक कितने बीच में बनेगी, आंखें कितने बीच में। तो इसको टैलेंट है, इसको पता है, तो इसके अंदर कौन सी बुद्धि है? तो इस व्यक्ति के अंदर जो है कौन सी बुद्धि है? स्पेशियल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा था कि मूर्तिकार के अंदर होगी। एक बार तो वो आई थी मैचिंग करने को, चार इधर चार इधर मैचिंग कीजिए, किसमें कौन सी बुद्धि होगी? फोर्थ है हमारा संगीतक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोग संगीतक वगैरह तो गाने वाले होते हैं उनके अंदर होती है संगीतक बुद्धि। देखिए सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स है, पैटर्न है,
इट इज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करते हैं, सुनते हैं, गाना बजाते हैं, चाहे वो गाना लिखने वाले हों, चाहे वो गाना गाने वाले हों, सिंगर हों, कोई भी लोग हों, इन सभी लोगों के अंदर जो होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस होते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जय शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, हिमेश रेशमिया, हनी सिंह, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम, इन सभी लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि है? संगीतिक बुद्धि है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ए आर रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर। ये किसका फोटो है? ये है मोहम्मद रफ़ी का। अब देखिए बॉडी काइनेस्टिक, जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर होती है। बॉडीली काइनेस्टिक, यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, एथलीट, dancers, actors, sport persons, gymnasts and surgeons are likely to have such kind of intelligence। जो हमारे जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो डांस करने वाले होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कौन सी होती बुद्धि? इनके अंदर जो होती है बॉडीली काइनेस्टिक, ये अपनी बॉडी के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को एक सिंगर बनाया जाता तो नहीं बन पाते, क्योंकि इनके अंदर वो बुद्धि ही नहीं थी। या सोनू निगम को एक खिलाड़ी बनाया जाए सचिन तेंदुलकर की तरह, नहीं बन सकते हैं। क्यों? इनके अंदर वो बुद्धि नहीं है, बॉडी काइनेस्टिक की बुद्धि नहीं है। ये रेसर नहीं बन सकते हैं, ये खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। नोट, देखिए सर्जन और जो पायलट है ये दोनों में आते हैं, ये बॉडी काइनेस्टिक में भी आते हैं और स्पेशियल में भी आते हैं, स्थानिक में भी आते हैं। तो इनको जो है आपको स्पेशियल में ही रखना है, स्थानिक बुद्धि में रखना है। 6th नंबर है हमारा इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ये उन लोगों में होती जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर लेते हैं अपनी बातों के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है, और जैसे जो नेता होते हैं जो पॉपुलर, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी है भारत में जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से भाइयों बहनें करके बहुत से लोगों को क्या कर लिया? प्रभावित कर लिया। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। सभी के अंदर ये बुद्धि नहीं होती है। सेंसिटिविटी टू सब्टिल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझने, बिल्कुल हिट करते हैं इमोशंस के ऊपर। इनके अंदर होती है ये बुद्धि। साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, काउंसलर्स हैं, पॉलिटिशियंस, नेता, जो हमारे नेता होते हैं उनके अंदर यही होती है, जो अभी मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी वाला एग्जाम्पल बताया था। सोशल वर्कर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सेलर्स, जो नहीं हमको वगैरह जो बेचने वाले होते हैं, सेलर्स, रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेता हैं, आर लाइकली टू पजेज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इनके अंदर जो है इंटेलिजेंस बहुत होती है, दूसरों को प्रभावित करने। जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, ठीक है, महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, इनके अंदर कौन सी बुद्धि थी? नेल्सन मंडेला है। ये थे इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 7वीं क्या है? इंट्रापर्सनल, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अंतः वैयक्तिक मतलब व्यक्ति जो है वो स्वयं के बारे में ज़्यादा जानता है, स्वयं के बारे में जो करता है, अपने आप के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। अवेयरनेस ऑफ ओन्स सेल्फ, फीलिंग्स, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन क्या है, क्यों हम इस संसार में आए, क्या मतलब है, इन जो चीज़ों के बारे में जो व्यक्ति सोचता है उसके अंदर होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। A person's high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence, meaning of life। जैसे एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि? इंट्रापर्सनल है, स्वयं को। अरिस्टोटल हैं, सदगुरु हैं, ठीक है, फिलासफर्स हैं, गौतम बुद्धा थे, महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी, इनके अंदर कौन सी बुद्धि थी? इनके अंदर थी इंट्रापर्सनल, स्वयं को, स्वयं से रिलेटेड जो बुद्धि होती है इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। लास्ट 8वीं हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि।
सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें जो है प्रकृति के बारे में, प्रकृति से रिलेटेड जिनमें ज़्यादा बुद्धि होती, जो लोग प्रकृति से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, रहते हैं प्रकृति में, जैसे ये फार्मर देखिए, ये प्रकृति में बिल्कुल बैठा हुआ है। जैसे हंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, टूरिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, बर्ड वाचर्स हैं, पजेज मोर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इनके लोगों के अंदर जो होती है वो कौन सी इंटेलिजेंस होती है, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, हम लोग कर भी रहे हैं। मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, प्लीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विलियम स्टर्नबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? विलियम स्टर्नबर्ग ने के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। त्रिबुद्धि सिद्धांत, इसमें इन्होंने, विलियम स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया, 3 प्रकार से डिवाइडेशन बुद्धि का किया है। पीएसी, पीएसी जो यूपी पीएसी है, पीएसी वगैरह जो बटालियन होती है, वैसे आप ध्यान रखना पीएसी करके क्या होती है, देखते हैं। देखिए, स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस 3 प्रकार की बताई, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। एनालिटिकल का दूसरा नाम है कंपोनेंशियल, क्रिएटिव का दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल का नाम है कंटेक्चुअल। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति होता है, उसमें 3 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। एनालिटिकल हो सकती है, इसका मतलब है प्रायर नॉलेज, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसे देख लीजिए। जो एनालिटिकल हो सकती है इसको कहते हैं प्रायर नॉलेज, किसी चीज़ को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, नई चीज़ें सीखना, ठीक है, जजमेंट देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उसके अंदर जो है एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस है। क्रिएटिव मतलब क्रिएट करना, कुछ भी नया बनाना, नोवेलिटी प्रॉब्लम्स, नई नई सिचुएशन में कोई सी भी नई चीज़ को बनाना। ऑटोमेशन, ठीक है, जो एनिमेशन वाले होते हैं वो ऑटोमेशन वैसे ही होता है। अप्लाई लर्नेड मटेरियल टू नोवेल सिचुएशंस, नई सिचुएशन पर अप्लाई करना। पी फॉर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, अडेप्टेशन है, शेपिंग है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन मतलब किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट न्यू इन्वायरमेंट है, चेंज इन्वायरमेंट है, और अडेप्ट टू इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। तो इन्होंने 3 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है, आपको ऐसे करके याद रखने, पीएसी करके, पीएसी देखिए ये है, यहाँ पर लिखी है पीएसी, 1 मिनट। पी फॉर प्रैक्टिकल, सी फॉर क्रिएटिव और ए फॉर एनालिटिकल। अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, अब कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कंपोनेंशियल है, कंपोनेंशियल का मतलब विश्लेषणात्मक बुद्धि है। तो वो क्या करेगा, थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और जो है प्रोसेस है उसके द्वारा नई नई चीज़ों का निर्माण करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर देखेगा, जजमेंट देने का काम करेगा। तो उसके अंदर जो है, मतलब जो वकील होते हैं, जज होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव, जिसको हम एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, जिसके अंदर जो क्रिएटिव होती है वो नई नई चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स, जैसे साइंटिस्ट हमारे होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, वो क्रिएटिव होते हैं। और पी फॉर प्रैक्टिकल या कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, इनके अंदर क्या होता है,
शेप द इन्वायरमेंट टू मैक्सिमाइज ओन्स स्ट्रेंथ एंड कंपनसेट फॉर ओन्स वीकनेस। स्ट्रीट स्मार्ट, ये लोग कैसे होते हैं? जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जिनके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, मतलब किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके सीखना, कोई नई चीज़ है, कोई नया इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को अडेप्ट करना। तो कुल मिला के जो त्रिबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो त्रयामी बुद्धि का सिद्धांत विलियम स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस क्लास को मैराथन क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि साइकोलॉजिकल आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आराम से पढ़िएगा, पूरी पीडीएफ मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेकेंड पार्ट में जब हमारी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी और इसको प्रिंट करा लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है, ऑल अबाउट सब कुछ है। बिल्कुल आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, आपके बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को हमारी शेयर कर दें प्लीज़। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जस्ट सेकेंड पार्ट में।